ये रहा वो, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। आकाश में बहुत दूर कहीं बादलों के पीछे छिपी फुल मून के 1/4 साइज की ग्रे कलर में। ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। पिछली बार ये 33 साल पहले आया था और इसे फिर से देखने के लिए 33 साल और इंतजार करना पड़ेगा। टेलस रहस्यमयी प्लैनेट के बारे में इंसानों को अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। लंबे समय तक धरती एकमात्र ऐसा प्लैनेट था जो सूर्य के चारों ओर अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था। हमारा सोलर सिस्टम आमतौर पर काफी स्टेबल था। जुपिटर, सैटर्न, मार्स और बाकी प्लैनेट वे सभी एक प्रेडिक्टेबल तरीके से काम करते थे, हमेशा एक ही ऑर्बिट में। लेकिन कुछ समय पहले कुछ अजीब हुआ। एक और प्लैनेट ने अर्थ के ऑर्बिट में एंट्री की। कोई नहीं जानता कि ये असल में कहां से आया, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाकी 7 प्लैनेट्स में से नहीं था। हमारे पास एडवांस्ड डिवाइसेस थे जो एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और दूसरी स्पेस बॉडीज को ट्रैक करते थे। लेकिन साइंटिस्ट तब डर गए जब उन्होंने इतनी बड़ी राउंड स्पेस बॉडी को अचानक तेज स्पीड से हमारी ओर आते देखा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है और उन्हें डर था कि ये हमसे टकरा जाएगा। हर इंसान सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार था, क्योंकि इसे रास्ते से हटाने में बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जब ये करीब 93 मिलियन मील की दूरी के करीब आई, जो कि धरती और सूरज के बीच की दूरी है, तो उसने अचानक डायरेक्शन बदल ली। अब हम जानते हैं कि हमारे ग्रह के बराबर साइज का ये प्लैनेट धरती के सबसे करीब है। प्लैनेट कहलाने के लिए ऑर्बिट करने वाली बॉडी को 3 क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। इसे एक परफेक्ट स्फीयर यानी गोल होना चाहिए, सूर्य को ऑर्बिट करना चाहिए और ये किसी दूसरे प्लैनेट की तरह किसी दूसरी बॉडी को ऑर्बिट नहीं कर सकता। इसे किसी प्रोटो प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल्स या दूसरे प्लैनेटरी कॉम्पिटिटर्स के क्लियर ऑर्बिट की भी जरूरत होती है। साइंटिस्ट नए प्लैनेट के ऑर्बिट को ट्रैक कर रहे थे, जिसे बाद में उन्होंने टेलस नाम दिया, जो धरती के लिए एक लैटिन शब्द है। जब इसने पृथ्वी के ऑर्बिट में एंट्री की तो ऐसा लगा जैसे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ कुछ हुआ है। इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स ने हॉर्स शू की शेप में एक पूरी तरह से नया ऑर्बिट बना लिया। ऐसे ऑर्बिट में प्लैनेट सूर्य के चारों ओर एक ही जोन में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वे एक स्टार के चारों ओर एक सर्कल में नहीं चलते, लेकिन सभी हॉर्स शू की शेप में किसी न किसी तरह के ट्रैक के किनारे पर जाता है, जो एक दूसरे को फेस करते हैं, जैसे कि एक टूटी हुई रिंग के 2 हिस्से। उदाहरण के लिए सैटर्न और उसके 2 मून, वे स्टेबल हॉर्स शू ऑर्बिट के साथ सैटर्न के चारों ओर चलते हैं और इसके मेन रिंग से अलग सैटर्न से करीब 93,000 मील की यात्रा करते हैं। वे एक दूसरे के सबसे करीब केवल 9300 मील ही आते हैं। कई सालों तक हमारे मीडिया में कुछ नया नहीं आया, लेकिन नई मिस्ट्री इवेंट्स जरूर चर्चा में रही। सबसे पहले तो ये अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। कोई भी स्कूल, ऑफिस, कॉलेज नहीं गया था। हम सभी डायरेक्शंस की वेट कर रहे थे कि हमें क्या करना है। लोग पहले बहुत डरे हुए थे, लेकिन बाद में एक्साइटेड हुए जब हमें पता चला कि ये पृथ्वी के जैसा ही एक प्लैनेट है, जिसका मतलब है कि हमें नए फ्रेंड्स मिल सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि टेलस किसी दूसरे सोलर सिस्टम में किसी दूसरे अज्ञात प्लैनेट के साथ ऑर्बिट शेयर करता था। हमारे पास कभी भी एक ही ऑर्बिट में 2 प्लैनेट नहीं थे, लेकिन कुछ बाकी सोलर सिस्टम्स में ये हो सकता था। जब 2 प्लैनेट ऑर्बिट को शेयर करते हैं और करीब आते हैं, तो एक अज्ञात डायरेक्शन में ऑर्बिट से दूसरे को पुश कर सकता है, या यहाँ तक कि सूर्य के ऑर्बिट में भी जा सकता है, क्योंकि 2 प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं। यदि 2 ग्रेविटेशंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो वे एक दूसरे की ओर मूव करना शुरू कर सकते हैं और बैम, बड़ी टक्कर। या फिर वे सफलतापूर्वक अपना ऑर्बिट शेयर कर सकते हैं और किसी हॉर्स शू ऑर्बिट जैसे रूट को शेप दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो पृथ्वी और टेलस के साथ हुआ। ये पृथ्वी के साथ पहली बार नहीं हुआ है। 4.5 अरब साल पहले जब सोलर सिस्टम केवल कुछ 10 लाख वर्षों के लिए ही वजूद में था, तब मार्स जितना बड़ा एक स्पेस ऑब्जेक्ट हमारे प्लैनेट की ओर मूव करता हुआ आया और टकरा गया। थ्योरी कहती है कि अर्थ ने उस प्लैनेट के मलबे को अपने ऑर्बिट में खींच लिया और उन टुकड़ों ने आखिर में उस मून को क्रिएट किया जो आज हमारे पास है। पृथ्वी पर टक्कर से काफी बदलाव आए। हमारे प्लैनेट पर हमें मिली सबसे पुरानी चट्टान
चट्टानें अभी भी हमारे द्वारा पाए गए कुछ मीटियोरॉइड से एज में काफी कम हैं। यूरेनस की भी शायद एक बड़ी टक्कर हुई थी। अरबों साल पहले ये एक स्पेस ऑब्जेक्ट था जो पृथ्वी से कम 2 गुना बड़ा था। वो गैस के भंडार यानी यूरेनस के बहुत करीब आ गया। 2 बॉडीज इतनी पावरफुल फोर्स से टकराई कि इसने यूरेनस को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन ये बच गया। तब से ये हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लैनेट के मुकाबले में अपनी अलग तरफ को घूम रहा है। शुरुआत में सोलर सिस्टम इसलिए बना था क्योंकि ग्रेविटी ने गैस और धूल के एक बादल को एक साथ खींच लिया था। ये एक असामान्य जगह थी जहां मलबा लगातार उन प्लैनेट से टकरा रहा था जो उस समय बढ़ रहे थे और आकार ले रहे थे। 2 प्लैनेट शायद ही किसी ऑर्बिट को शेयर कर सकते हैं क्योंकि वे स्टेबल नहीं रह सकते। क्वासी स्टेबल ऑर्बिट शायद हो सकता है, जिसका टेक्निकली मतलब है कि कोई क्रम ना होना, सब कुछ अनस्टेबल है। हम टेलस के साथ पूरी तरह से सहज क्यों नहीं हो सकते? भले ही चीजें अब अच्छी लग रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टक्कर तुरंत हो जाएगी। इसमें अरबों साल लग सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स 5 स्पेसिफिक पॉइंट हैं जहां किसी प्लैनेट और सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता है। अगर आप केवल एक प्लैनेट और सूर्य के मास पर विचार करें तो तीनों बॉडीज एक प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट में हमेशा के लिए मूव कर सकते हैं, लेकिन इन 5 में से केवल 2 ही स्टेबल हैं। बाकी 3 में जो कुछ भी होगा वो परेशानी का कारण बनेगा। उनमें से 2 L4 और L5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां एस्ट्रॉइड्स कलेक्ट होते हैं। गैस जाइंट्स के पास हजारों हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट के पास केवल एक एस्ट्रॉइड 3753 क्रुथने है और ये हमारी दुनिया के साथ क्वासी स्टेबल ऑर्बिट में है। ये हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रहने वाला, लेकिन अगर ऐसा होता तो 2 प्लैनेट्स ऑर्बिट को शेयर कर सकते हैं। अब दिन थोड़े लंबे हैं, साल भी लंबा है। हम अभी भी कैलेंडर के लिए सेटल नहीं हो सकते क्योंकि कंडीशंस अभी भी चेंज हो रही हैं। प्लैनेट्स अभी भी नए ऑर्बिट में एडजस्ट हो रहे हैं। क्लाइमेट अभी के लिए शायद टेलस जैसा ही है क्योंकि हम सूर्य के चारों ओर एक ही डिस्क में हैं। हमने पाया कि ये पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है और इसकी भी ऐसी ही कंडीशंस हैं, जिसका मतलब है कि हम फ्यूचर में वहां रह सकते हैं। प्लैनेट हर 33 साल में सबसे नजदीकी पॉइंट पर आता है और बाद में ये सूर्य के पीछे होता है। इसलिए हम धीरे धीरे कंडीशंस के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे थे। हम वहां जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर कुछ रोमांचक हुआ। हमें पहली बार स्पेस से मैसेज मिलने लगे। वे किसी अजीब लैंग्वेज में रेडियो फ्रीक्वेंसी से आए थे। हम इस वक्त उनके मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही पहली विजिट की तैयारी कर रहे हैं। हम मानते हैं कि जो कोई भी वहां है शांति से आएगा। वे हमारे सोलर सिस्टम में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। आज वो दिन है जब हम पहली बार टेलस पर विजिट करने जा रहे हैं। असल में स्पेसक्राफ्ट किसी भी मिनट वहां पहुंच जाएंगे। वो 9 दिन पहले वहां के लिए निकले थे। जर्नलिस्ट तैयार हैं, लोग चीयरिंग कर रहे हैं, कैमरे ऑन हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं। आज टेलस सबसे पास के पॉइंट पर है और वहां बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, शायद कुछ दिन। इसलिए हमारे पास इसे एक्सप्लोर करने और ये देखने के लिए इतना टाइम नहीं है कि वहां कौन है। मुझे उम्मीद है कि हम उनसे मिलने, नए फ्रेंड्स बनाने, कोलैबोरेट करने, नई जगहों को देखने के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। अब तक हमने केवल कुछ तस्वीरें देखी जिन्हें साइंटिस्ट ने दूर से लिया था। ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारा पानी है। रिसर्चर्स का मानना है कि वहाँ कई वाटरफॉल्स, लेक्स हैं, लेकिन हमारे मुकाबले काफी डीप और चौड़ी हैं। शायद वहाँ कुछ ऐसे शानदार क्रिएचर्स भी छिपे हैं जो हमारे पास नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ वोल्केनो हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें मार्स पर ओलंपस मॉन्स से भी बड़ा कुछ मिल जाए, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो मार्स पर एरिजोना के साइज 370 मील के बराबर है। हो सकता है कि इसमें वीनस जैसी सुपर स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती हों, जिसकी हवा इसके रोटेशन से 50 गुना तेज है। कौन जानता है कि क्या वहाँ पानी की बर्फ है? वो मैटर जो हमारे सारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, कुछ चंद्रमा और मर्क्यूरी पर छायादार क्रेटर्स में हो सकता है। मुमकिन है कि टेलस अपना साइज चेंज कर ले, जैसे कि मर्क्यूरी जिसमें छोटे फॉल्ट
स्क्रैप्स के साथ चट्टानों जैसी लैंड फॉर्म्स हैं। हमारा मानना है कि ये धीरे धीरे लेकिन लगातार श्रिंक हो रहा है। टेलस में शायद प्लूटो जैसे ऊंचे पहाड़ हैं जो प्लैनेट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावशाली बर्फीले पहाड़ 11,000 फीट तक ऊंचे हैं। कोई नहीं, आज वो दिन है जब हम सब पता लगा लेंगे। हमें शुभकामनाएं दें।